एंड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच हम लोग रिलेशन डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझिएगा, बहुत आसान रिलेशन है, बिल्कुल बने रहिए, समझ में आएगा आपको। तो सिंस वी नो डैट, हम लोग नॉर्मेलिटी पढ़ चुके हैं सर। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग को ये भी पता है, सिंस नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बच्चों आगे चेक करो, आप कहोगे सर नॉर्मेलिटी इक्वल टू है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास की जगह मास के लिए मास, इक्विवेलेंट मास के लिए मोलर मास, इक्विवेलेंट मास के लिए मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या होगा? ऊपर चला जाएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब ध्यान से चेक करो, इसको समझो। आप कहोगे कि सर मास का सिंबल क्या होता है? W। ये मास किसका है? सॉल्यूट का। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? अब हम लोग जानते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास जो है वो किसका है? सॉल्यूट का। तो मास अपॉन मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा इनटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। ठीक है, ये नॉर्मेलिटी आपने देख लिया। अब देखो सिंस मोलैरिटी को देखते हैं हम लोग। सिंस मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो आप चेक करो, देखो बच्चों, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारे पास है। तो मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। तो हम यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, हमारे पास क्या आएगा? देखो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू यहां पे हमें दिख रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? मोलैरिटी। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे सर? हम लोग लिखेंगे नॉर्मेलिटी इक्वल टू। तो यहां से हम लोग, यहां से चेक करो इसको, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की जगह क्या लिखेंगे? मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मोलैरिटी इनटू क्या लिखेंगे? एन फैक्टर। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ध्यान से समझना। अगर सब्सटेंस जो है उसका एन फैक्टर 1 होगा तो उस केस में नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बराबर होगा। इफ एन फैक्टर of a substance, if n factor of a substance is equal to 1, then normality is equal to molarity। तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगा? मोलैरिटी के बराबर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? हमने क्या कहा? अगर n फैक्टर सब्सटेंस का 1 के इक्वल होता है तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगा? मोलैरिटी के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को डाउट नहीं है? चलो इसको देखो, अब मैं इसको एक क्वेश्चन से सॉल्व कराता हूं, एक क्वेश्चन से इसको मैं समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से समझ लो आप इसको। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से समझना बच्चों। इस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूं। तो पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको समझना है आप लोग को। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, इफ एन फैक्टर ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 देन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। तो वो कैसे है सही, किस हद तक सही है? तो ध्यान से देखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन लिया एग्जाम्पल के तौर पर। हमने कहा 0.8 मोलर aqueous solution of nitric acid HNO3 having नॉर्मेलिटी क्या? हैविंग नॉर्मेलिटी व्हाट? नॉर्मेलिटी क्या होगा? तो बच्चों सबसे पहले क्या करो, जो गिवन डाटा उसको चेक कर लो। आप 0.8 मोलर, M स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, तो ये हमारे पास मोलैरिटी दे रखा है। तो मोलैरिटी जो है हमारे पास, मोलैरिटी कितना है? 0.8 मोलर। ये हमारे पास क्या है? क्वेश्चन में सर गिवन है। ये क्या है? गिवन है। तो मोलैरिटी 0.8 मोलर है। सिंस एन फैक्टर ऑफ HNO3
n फैक्टर HNO3 का 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेसिसिटी जो है HNO3 का वो कितना होता है? 1। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये एक एसिड है और एसिड की n फैक्टर बेसिसिटी के बराबर होती है। इसकी n फैक्टर 1 है क्योंकि बेसिसिटी 1 है, तो हमें n फैक्टर मिल गया, मोलैरिटी मिल गया। अब जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है नॉर्मेलिटी फाइंड करने का, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर होगा। तो मोलैरिटी अपने पास क्या है? मोलैरिटी है 0.8 और n फैक्टर 1 है, तो ये क्या आएगा? 0.8 नॉर्मल। क्या आएगा? 0.8 नॉर्मल। तो बच्चों आप डाटा को मिलाओ 0.8 0.8, तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि जब n फैक्टर की वैल्यू 1 होगी तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का भी वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। बोलो क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आप इसको सीख गए। क्लियर? चलते हम लोग आगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे बच्चों कि कैसे डाइल्यूशन अगर करते हैं सॉल्यूशन का, तो कैसे हमें डाइल्यूशन करने पर हमें कैसे एक नया रिलेशन मिलेगा नॉर्मलिटी और मोलैरिटी का। ठीक है, तो उसकी बात हम लोग करते हैं। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब डाइल्यूशन किया जाएगा, किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूशन किया जाएगा, तो क्या चेंज नहीं होगा और क्या चेंज होगा वो चीज चेक कर लेते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने 1 ग्राम सॉल्यूट ले लिया है और 1000 ml वाटर से हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया। इन दोनों के मिलने से 1 ग्राम सॉल्यूट और 1000 ml वाटर के मिलने से सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। तो जब सॉल्यूशन बनाया गया था तो उस समय इसकी इनिशियल वॉल्यूम V1 थी, लेकिन हमने क्या किया? वापस इसमें वाटर डाला। जब वाटर डालेंगे तो लेवल इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2। तो आपने पानी कितना डाला? तो पानी जो डाला वो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1 विच इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। आपने वाटर कितना ऐड किया वो हमें पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है, आपका इनिशियल काउंट जो है वो आपको पता चला, इनिशियल अमाउंट पता चले, फाइनल अमाउंट पता चल जाए तो बीच में आपने कितना ऐड किया वो पता चल जाएगा। अब डाइल्यूशन किया, जब आपने इसमें पानी रखा, जब इस कंटेनर में आपने वाटर रखा, बच्चों, तो आप सोच के देखो, जब कंटेनर में वाटर रखा तो सर इसके सॉल्यूट के अमाउंट जितने थे उतने ही है, केवल वॉल्यूम चेंज हुआ है। तो वाटर के एडिशन से सॉल्यूशन में जब वाटर के एडिशन किए जाते हैं, तो सॉल्यूट का अमाउंट कोई थोड़ा सा भी चेंज नहीं करता, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। केवल वॉल्यूम बढ़ती है, कंसंट्रेशन घटता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यहां से एक लॉ ऑफ डाइल्यूशन की बात कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ डाइल्यूशन की हमने बात करी। लॉ ऑफ डाइल्यूशन हमने क्या बात किया? हमने बात किया लॉ ऑफ डाइल्यूशन का। तो अब लॉ ऑफ डाइल्यूशन में सबसे पहले हमें यह समझना है कि डाइल्यूशन क्या होता है। लॉ ऑफ डाइल्यूशन में हमें सबसे पहले समझना है कि डाइल्यूशन क्या होता है। तो डाइल्यूशन क्या होता है बच्चों? एकदम सिंपल सी बात है। हमने क्या कहा? ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपने क्या किया? वाटर ऐड किया, तो एडिशन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। एडिशन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो हम लोग लिख सकते हैं एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट यहां पे क्या होना चाहिए? वाटर। सिंपली अपन सॉल्वेंट की अगर बात करेंगे तो सॉल्वेशन हो जाएगा प्रोसेस। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर इन द सॉल्यूशन, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ठीक है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। सॉल्वेंट का एडिशन वाटर में क्या कहलाता है? सॉल्वेंट का एडिशन जो कि वाटर है सॉल्यूशन में एडिशन ऑफ वाटर क्या कहलाता है? डाइल्यूशन कहलाता है। ठीक है, बातें समझ आ रही है? अब ये लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या कहता है, ध्यान से समझना। इस पे हम लोग एक बात कर सकते हैं। डाइल्यूशन लॉ कहता है बच्चों, जब किसी सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट कीजिएगा तो उसमें उसके सॉल्यूट के अमाउंट में चेंजिंग नहीं आएगी। सिंपल से आपने जिंदगी में भी अब देखते हैं, शरबत बना रहे हैं, पानी डालते जा रहे हैं, मिठास घट रहा है। 1 ग्राम जो चीनी हमने रखा था ग्लास में वो 1 ग्राम ही रहेगा, वो 2 ग्राम नहीं हो जाएगा, ½ ग्राम नहीं हो जाएगा, 1 ग्राम ही रहेगा। पानी ऐड करो, मिठास घटेगी, बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, ये हो सकता है, लेकिन चीनी जितना था उतना ही। उसी तरह सॉल्यूशन जो प्रिपेयर किया जाता है उसमें जो सॉल्यूट रखा जाता है और सॉल्यूशन बनाया दिया जाता है, फिर उसमें वाटर रखा जाता है, तो सॉल्यूट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता। तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि अपॉन डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिमेन्स चेंज।
remains constant या remains same. Upon diluting a solution, amount of solvent remains same, but concentration of solution decreases. But concentration of solution decreases. और ये concentration क्यों घटता है? Which is due to addition of water. तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग यहां से लिख सकते हैं लॉ ऑफ डाइल्यूशन के अनुसार, upon diluting a solution, upon diluting a solution, the amount of solute remains same. The amount of solute remains same. The amount of solute remains same, but concentration of solution get changes. सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी? चेंज होगी. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गेट चेंजेस विच इज, अब ऐसा क्यों होता है? विच इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन. ऐसा क्यों होता है? सॉल्यूशन में वाटर के एडिशन से ऐसा हो जाता है. ये छोटी सी बात हमें पता चल गई. अब इससे हमें बेनिफिट क्या होगा? देखिएगा, बेनिफिट होगा हमें, मैंने लिखा है अपॉन डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स सेम. जब किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो सॉल्यूट का अमाउंट सेम होता है, बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गेट चेंजेस व्हिच इज ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन. केवल कंसंट्रेशन चेंज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, कंसंट्रेशन घट जाएगा. ठीक है, कंसंट्रेशन घट जाएगा. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गेट डिक्रीजेस लिख सकते हो आप. अच्छा, चेंजेस की जगह अच्छा रहेगा. चेंज में कौन सा चेंज? तो घट जाता है. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गेट डिक्रीजेस व्हिच इज ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डाइल्यूशन की बात करता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डाइल्यूशन की बात करता हूं तो डाइल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? वॉल्यूम के. जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? कंसंट्रेशन के. ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है, ये रिलेशन आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी काम देगा. ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम इस पे रिलेट करते हैं. तो डाइल्यूशन अगर होता है, वाटर डालते हो तो वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसका मतलब प्रोपोर्शनल. मिठास घटा, कंसंट्रेशन घटेगी कि नहीं घटेगी? तो डाइल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, जबकि डाइल्यूशन के होने से वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा. बोलो क्लियर है? चलो, तो अब हमने यहां पे देख लिया कि सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं करेगा. तो आप पानी मिला दो पहले, पानी मिलाने से पहले जो अमाउंट सॉल्यूट का रहेगा वही अमाउंट बाद में भी रहेगा. अब इसी छोटी सी बात जो यहां पे लिखी गई है कि सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं करता है, यही छोटी सी बात हमें रिलेशन क्रिएट करने में मदद करेगी. ठीक है, ये छोटी सी बात रिलेशन क्रिएट करने में मदद करेगी. तो हम लोग अब रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि डाइल्यूशन से क्या रिलेशन हमें पता चलेगा. तो बच्चों, आपने देखा कि डाइल्यूशन में क्या होता है कि जब वाटर ऐड करते हैं तो सॉल्यूट का अमाउंट जितना रहता है पहले पानी मिलाने से पहले, वो पानी मिलाने के बाद भी उतना ही रहता है. तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं करते. तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के नहीं चेंज होने से क्या क्या चेंज नहीं करेगा, क्या क्या इक्वल हो सकता है, वो इक्वलिटी हमें यहां पता चलेगी. तो क्या क्या इक्वल हो सकता है? तो देखो ना, सॉल्यूट का अमाउंट अगर सेम रहेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट का, क्योंकि सॉल्यूट ही चेंज नहीं कर रहा, तो इक्विवेलेंट के टर्म में सॉल्यूट के लाओ, मोल्स के टर्म में सॉल्यूट को लाओ, तो जिस टर्म में वो है उस टर्म में वो कांस्टेंट ही रह जाएगा. तो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कांस्टेंट रहेंगे. तो जब वो कांस्टेंट रहेंगे तो N1V1 बराबर N2V2 हो जाएगा, M1V1 बराबर M2V2 होगा. इसी चीज को हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझना. तो हम लोग कह सकते हैं, लॉ ने क्या कहा हमें? सर, हमें लॉ ऑफ डाइल्यूशन ने कहा कि जब आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो जो अमाउंट पहले डाइल्यूट करने से पहले था, सॉल्यूट का अमाउंट बाद में भी होगा. तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डाइल्यूशन, amount of solute before dilution, amount of solute before dilution is equal to amount of solute after dilution. अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो अमाउंट यहां किसके रूप में है? इक्विवेलेंट के रूप में. तो हम लोग लिख सकते हैं डेट इज
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, बीडी बोले तो बिफोर डाइल्यूशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, ये बात है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम लोग यहां पे से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को रिलेट कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं N1 इंटू V1 बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू N2 इंटू V2। बच्चों इसी को कहा जाता है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ठीक है, अब क्या है ध्यान से देखिएगा, अब हमें पता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो इंस्टेड ऑफ, इन लिeu ऑफ नॉर्मेलिटी वी कैन राइट मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो N1 की जगह क्या लिखेंगे, M1 इंटू V1 इंटू क्या लिखेंगे, एन फैक्टर बराबर क्या लिखेंगे, M2 इंटू V2 इंटू एन फैक्टर। हमने नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर यूज कर दिया। इफ, अब एक छोटी सी बात है, इफ एन फैक्टर इज इक्वल टू 1, जब एन फैक्टर की वैल्यू 1 के बराबर आएगी तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा M1 V1 बराबर क्या आ जाएगा, M2 V2। ये हमारे पास क्या है, मोलैरिटी इक्वेशन। ये क्या आ गया, मोलैरिटी इक्वेशन। ये अपने पास क्या आ गया, मोलैरिटी इक्वेशन आ गया। बच्चों कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी एकदम क्लियर है, थोड़ा सा भी डाउट, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं करेंगे, तो सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कांस्टेंट होगा तो N1 इंटू V1 कांस्टेंट हो जाएंगे, बराबर किसके हो गए, N2 इंटू V2 के, N2 इंटू V2 का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट मोल के रूप में वो कांस्टेंट रहेगा, तो M1 V1 इंटू M2 V2 हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, आप लोग सीख गए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप समझ रहे हो, तो आपने सीख लिया। तो मैं एक छोटा सा रिलेशन और बताता हूं, और वो रिलेशन अपने पास, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन की बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको देख लो, कोई डाउट हो।